Hello all of you, welcome to Pradis Institute of Education and welcome to your Exampur series। है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि हमने Exampur series लॉन्च किया है। किसके लिए? आप लोगों के लिए जो 10th बोर्ड में हैं और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन पास आ रही है, और उसके लिए हम लोग साथ साथ में क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो है इस पूरी Exampur जो हमने ये लॉन्च किया है, ये आपका साथ देने के लिए किया है कि हम लोग आपका रिवीजन पूरा करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में नंबर बहुत ही ज़्यादा क्या हों, अच्छे आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, Let me introduce myself. My name is Pooja Patole and I will teach you social studies, right? So हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, आपका पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। है ना, कंसेप्ट क्या था कि भाई हमने पहले समरी पढ़ी, उसके बाद हमने 1 मार्कर क्वेश्चन किए, फिर हमने 3 मार्कर किए और फिर हमने 5 मार्कर किए। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिया है। एक भी टॉपिक नहीं बचा है आपका जो मिस हो जाए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है किसी भी चैप्टर का, जो भी अभी तक हमने किया। और आप मेरे साथ बने रहिएगा, हर चैप्टर सोशल स्टडीज़ का मैं इसी तरीके से कवर करवाऊंगी। और एक आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है मैं एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। वो सरप्राइज़ वैसे मैंने रिवील कर दिया है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि हम लोग लाइव सेशंस भी करेंगे, और लाइव सेशंस हमारे बहुत इंटरैक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैं आपसे ही क्या करवाऊंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी। उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, मैच द फॉलोइंग्स करेंगे, है ना, मैप वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप उसके मुझे यूट्यूब पर आंसर देंगे और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप जो है अपने सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइएगा, और सभी लोग जो है हम लोग लाइव सारे जो MCQs हैं सबको सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कहीं पर भी एक मार्क्स भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैप वर्क भी हम लोग करेंगे, लाइव करेंगे। सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सोशल स्टडीज़ के, हर एक चैप्टर में जो भी कंट्री मेंशन है वो सब मैं आपको मैप पे बताऊंगी। ठीक है, ताकि हमारा मैप में भी कोई मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 4, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। उससे पहले मैं बता दूं, प्राडिस एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है लिमिटेड टाइम ऑफर। और ये ऑफर क्या है कि KG से 10th तक अगर आप एनरोल करते हैं तो फीस है आपका 30,000, बट आपका जो ऑफर प्राइस रहेगा वो रहेगा 9,999 का, अगर आप pradis_10 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो। और अगर आप क्लास 11th और 12th के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो फीस 30,000 है, बट ऑफर प्राइस आपको मिलेगा 9,999 का। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डिटेल आपको जाननी हो, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप प्राडिस एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन iOS प्लेटफॉर्म, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सो आपको क्लासरूम वीडियोस मिलेंगे, 3D वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस मिलेंगे, रीसेंट लाइव लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, प्लस जितना भी कंटेंट है फ्री सॉल्यूशन रहेंगे, जितने भी आपके NCERT क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उनके फ्री सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है हमारी ऐप पे। प्रैक्टिस सेट रहेंगे, वर्कशीट रहेगा, और डाउट सेशंस भी आपके रहेंगे कि आपको जो भी डाउट है आपकी फैकल्टी आपको उसको रिजॉल्व करके देगी। ठीक है, तो आप ज़रूर से प्राडिस एजुकेशन की ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर 4 पार्ट 1। ठीक है, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं जेंडर डिवीजन। ठीक है, जेंडर डिवीजन, फेमिनिस्ट मूवमेंट, पैट्रियार्की, लिटरेसी रेट, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल एविल एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, ये आपसे जो है 1 मार्क 3 मार्क्स में पूछेंगे, है ना।
कास्ट इनइक्वालिटीज, फैमिली लॉज, सेक्युलर स्टेट, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड कास्ट हायरार्की। ये भी क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में या 3 मार्क्स में पूछते हैं। तो पूरा चैप्टर जो है आपका इन्हीं टॉपिक्स के क्या है, अराउंड एंड अराउंड है ना। तो ये टॉपिक्स आपको, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। एक एक करके हम इनको देखेंगे क्या होता है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की समरी के बारे में। पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये 3 वर्ड्स हैं। इन 3 वर्ड्स के ही जो है मैरी गो राउंड चलेगा पूरा चैप्टर। तो यहां पर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो सबसे पहले हम जेंडर डिवीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है जेंडर में जो आपका मेन वुमेन को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट इसमें आ जाएगा कि वुमेन इक्वलिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स का जो ऑपरेशन हुआ है इन वेरियस वेज, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, मैं आपको फटाफट इसका क्या करवा रही हूं, रिवीजन करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर डिवीजन क्या होता है। जेंडर डिवीजन क्या होता है? जेंडर डिवीजन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन। क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन अंडर विच इनइक्वल रोल्स आर असाइन्ड टू द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। मतलब कि जेंडर डिवीजन मतलब कि जेंडर क्या है ना, मेन वुमेन, जो आपके बस में नहीं है, इट इज अनचेंजेबल, इट इज नेचुरल, ठीक है। आप बॉर्न हो गए हो, है ना, आपके ऊपर नहीं है कि आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। आपके ऊपर नहीं है कि आप मैन हो या वुमन हो, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये नेचुरल है एंड इट इज अनचेंजेबल। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको अब इसी के साथ रहना है। हाँ, आप एक एज अ लड़की अगर आप वुमेन हो तो आपको वुमेन के साथ ही रहना है। आपने बाय बर्थ अगर गर्ल चाइल्ड हो तो आप वुमेन ही बनोगे, है ना। आप जो है बॉय बर्थ हुए हो तो आप जो है मैन ही बनोगे। तो ये नेचुरल है, ये अनचेंजेबल है। तो यहाँ पर सोसाइटी ने क्या कर रखा है, सोशल डिवीजन कर रखा है। सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि मेन की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, वुमेन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, जिसमें वुमेन को क्या कर रखा है, डोमिनेट करके रखा हुआ है कि भाई वुमेन जो है वो सिर्फ घर के काम करेंगी, वो घर के काम में ज़्यादा जो है अच्छी हैं, वो बाहर नहीं जा सकती हैं। ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स जो हैं, ऐसे कुछ जो हैं आपके कुछ कहानियाँ जो पहले से चली आ रही है कि वुमेन वीक होती है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके जो सोशल है, सोसाइटी है, उन्होंने बना रखी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेंडर डिवीजन। क्या है ये? एक सोशल डिवीजन है जो क्या करता है, इनइक्वल रोल असाइन करता है मेन और वुमेन को। इक्वल नहीं है, मेन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है, ठीक है। क्या क्या चीजें देखते हैं हम इसमें? जेंडर डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंट। ये तो हमें पता है कि भाई जेंडर डिवीजन जो है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, पर बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को इनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हो, है ना। हो तो आप ह्यूमन बीइंग, चाहे आप मैन हो या वुमेन, आप ह्यूमन बीइंग ही हो। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से जेंडर डिवीजन क्या करता है, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये क्या होता है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन, मतलब कि वुमेन जो है वो सारा काम करती है इनसाइड द होम वाइल मेन आउटसाइड द होम, बट एक्सेप्शंस आर देयर, है ना। एक्सेप्शंस तो होते ही हैं हर जगह, बट जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है कि भाई किसी का सेक्स देखकर, मतलब किसी का जेंडर देखकर, मेन या वुमेन, वो देखकर आप क्या करते हो, उनको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो कि भाई वुमेन जो है वो घर के काम ही करेगी, वो बाहर के काम नहीं कर सकती, और मेन जो है वो घर के काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ बाहर का काम करेंगे। बट आपने देखा होगा, एक स्टीरियोटाइप है ये तो, बट आपने देखा होगा कि जितने भी आप रेस्टोरेंट्स जाते हैं, है ना, वहां पर आपको शेफ जो है वो मेन ही मिलेंगे,
है ना, देखा है आपने, ये सोचते यही हैं कि वुमेन खाना अच्छा बनाएंगी, वुमेन घर अच्छा संभालेंगी, वुमेन चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग करेंगी, पर आप देखते हो कि जब मेन को पैसे मिलते हैं इस चीज़ के तो वो रेस्टोरेंट्स में शेफ वही होते हैं। कुछ आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जो क्लीनिंग वाले होते हैं वो मेन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस काम के उनको पैसे मिल रहे हैं, और वुमेन फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको लगता है कि घर के अंदर खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये सब वुमेन का काम है, वही अच्छे से करती हैं। तो ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है कि किस तरीके का काम किसको करना चाहिए, ये क्रिएट करता है ना। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम व्हाइल मैन आउटसाइड द होम, है ना। इसका रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट वुमेन हैव बीन कन्फाइंड टू अ प्राइवेट डोमेन ऑफ फैमिली, है ना। तो यहां पर वुमेन को क्या कर दिया जाता है कि भाई वुमेन जो है सिर्फ और सिर्फ फैमिली संभालेगी, वो फैमिली को ही जो है उसकी केयर कर सकती है, उनको खाना पीना खिला सकती है और घर का काम कर सकती है, while the public domain has been monopolized by men। और यहाँ पर मैन को क्या दे रखा है कि भाई पब्लिक में जो भी काम है, बाहर घर के बाहर का जो काम है वो मैन कर सकता है, ठीक है। ये एक जो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ये बताता है कि वुमेन सिर्फ घर का काम कर सकती हैं और मेन बाहर का काम कर सकते हैं। तो प्राइवेट डोमेन ऑफ फैमिली वुमेन का है और पब्लिक डोमेन जो है सोसाइटी का वो मेन का है। तो ये क्या बताता है आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, और ये होता है आपका जेंडर डिवीजन, ठीक है। क्लियर है ये चीज? वुमेन्स एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट, वुमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है ये? अब यहां पर जब इनइक्वालिटीज आपको पता चल गई हैं, ठीक है, यहां आपने इनइक्वालिटीज देख ली कि भाई वुमेन को जो है बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, और क्या हो रहा है कि उनको घर के अंदर ही जो है क्या करना है, काम करना है। तो ना उनकी पढ़ाई होगी ना वो बाहर काम कर सकती हैं। तो इसके लिए वुमेन्स ने क्या किया, अपने राइट्स के लिए, है ना, लड़ाई करी, मूवमेंट्स किए, इक्वालिटी के लिए मूवमेंट्स किए। तो यहां पर हम वुमेन और फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करेंगे, है ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट इक्वालिटी फॉर वुमेन इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। तो यहां पर बहुत सारी वुमेन्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया मूवमेंट्स में, और क्या किया, हमारी इक्वालिटी के लिए, वुमेन्स इक्वालिटी की बात की कि हमें भी जो है इक्वल रखना चाहिए, हम भी पब्लिक डोमेन में जा सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं, राइट, टू गेट इक्वल राइट। और इस वुमेन मूवमेंट पे उन्होंने किस किस टॉपिक पे बात करी? तो टू गेट इक्वल राइट, हमें इक्वल राइट मिलना चाहिए, जो मेन के पास राइट है वही फीमेल के पास भी होना चाहिए। वोटिंग राइट, पहले जो है वुमेन्स को वोटिंग का राइट भी नहीं था कि वो वोट नहीं दे सकती, तो वोटिंग राइट की मांग करी। पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, पॉलिटिकली भी वुमेन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं बन सकती थी, लीगली वो लॉयर या कोर्ट कचहरी का काम नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर भी वुमेन्स को समझा गया, वुमेन ने मांग करी कि भाई हम भी जो है पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, हम भी लीगली जो है काम कर सकते हैं, एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, अगर वो एजुकेटेड होंगी तो ऑब्वियसली वो अच्छा करियर भी बनाएंगी, ठीक है। आज की डेट में जब ये वुमेन्स मूवमेंट हुए, बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने इन सब चीजों पे काम किया, तो आज जो आप मॉडर्न डे देख रहे हो कि मैं एज अ वुमन आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपनी मदर को भी देखते हैं, आप आसपास की जगहों को भी देखते हैं जहाँ पर वुमेन्स कितना काम कर रही हैं। आज की तारीख में आपकी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी वुमेन ही है, ठीक है। तो ये जो वुमेन मूवमेंट्स हुए, ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए, है ना, तो ये सब जो हैं इसी कारण हुए कि वुमेन्स ने अपने राइट के बारे में, वोटिंग राइट के बारे में, पॉलिटिकल लीगल स्टेटस के बारे में, एजुकेशन के बारे में और करियर के बारे में लड़ाई करी, है ना, अपने
राइट्स की मांग करी। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रही हूं कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है ना, किस वुमेन की मैंने अभी बात करी, ठीक है। In Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. ठीक है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है कौन कौन सी है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। ये मैं आपको मैप वर्क में जरूर बताऊंगी कि इनको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्यों बोला जाता है, ठीक है, और इसकी लोकेशन भी बताऊंगी। तो यहां पर ऐसी कंट्रीज में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है इन पब्लिक लाइफ वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया, ठीक है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो है वुमेन्स जज भी हैं और पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, बहुत ज्यादा जो है पब्लिक डोमेन में काम करती हैं। इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड एंड पेट्रियार्की सोसाइटी, लिखा था मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेट्रियार्की सोसाइटी। जो भी सोसाइटी, जो भी कंट्री में मेल डोमिनेशन होता है, जो भी कंट्री में मेल डोमिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रियार्की सोसाइटी। पेट्रियार्की का मतलब रूल ऑफ फादर, ठीक है, इसका सिंपल मतलब होता है रूल ऑफ फादर, जहां पर फादर का रूल चलेगा, मदर का नहीं चलेगा, तो वो चला आता है ना, वो चलते रहता है। पेट्रियार्की मतलब रूल ऑफ फादर। तो जहां पर, और फादर क्या होते हैं, मेल होते हैं, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी पेट्रियार्की सोसाइटी, ठीक है। और इंडिया क्या है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। एंशियंट टाइम से, चाहे एंशियंट देख लो आप, मिडाइवल देख लो, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, सारे रूलर्स जितने भी थे, किंग्स जितने भी थे, सब लोग क्या थे, मेल थे। कौन फीमेल रही हैं, एक आधा रही होंगी, एक्सेप्शनल केस आपने शायद दिल्ली सल्तनत में, मुगल सल्तनत में पढ़ा होगा, रजिया सुल्तान जो पहली रूलर थी, है ना, तो उन्हें भी जो है बहुत ज्यादा बैठने नहीं दिया, एक आध महीने ही बैठने दिया था और उन्हें भी हटा दिया था। तो आप पूरे एंशियंट टाइम से देखते आ रहे हैं कि इंडिया जो है क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब रूल ऑफ फादर, ठीक है। तो इस तरीके के मूवमेंट्स जो थे, बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारी कंट्रीज से वुमेन ने अपने लिए राइट्स की मांग करी, ठीक है। वुमेन को ऑप्रेस किन किन तरीकों से किया गया, है ना, ये जो वुमेन का ऑपरेशन था, है ना, कि उनको जो है डोमिनेट किया गया, तो वो किस तरीके से किया गया। तो यहां पर आप देखो, पहले लिटरेसी रेट, जॉब्स, वेजेस, सेक्स रेशियो, सोशल लेवल, ठीक है। लिटरेसी रेट मतलब उनको एजुकेशन नहीं दिया गया, लिटरेसी रेट मतलब उनको एजुकेशन नहीं दिया गया। आज भी आप देखते हैं हमारी इंडिया जो कंट्री है, वहां पर वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो 65.46% ही है एज कंपेयर टू मेल। मेल का कितना है, 82.14%। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है, आज भी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो लिटरेसी रेट है अमंग वुमेन वो कम है, मतलब आज भी जो है फीमेल्स को कम एजुकेट किया जाता है, उन्हें कम पढ़ाया जाता है ना। तो ये एक ऑपरेशन का तरीका है कि भाई अगर एजुकेटेड ही नहीं होगी तो घर का ही काम करना पड़ेगा, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर संभालो, ठीक है। तो एक इस तरीके से वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है। जॉब्स, है ना, अ वुमन वर्क्स एन आवर मोर देन अ मैन ऑन एवरेज येट हर वर्क इज नाइदर वैल्यूड पेड। मतलब कि अगर वुमेन बाहर काम भी कर रही है ना, अगर वुमेन बाहर काम भी कर रही है पर भी उन्हें जो है मेन के बराबर सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्या कहता है कि भाई मेन जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो ज्यादा काम कर सकते हैं कंपेयर टू वुमेन। तो यहां पर वुमेन को पे स्केल कम मिलता है। तो ये भी एक ऑपरेस करने का तरीका है ना, कि भाई कम वेज देंगे तो वो आएंगी ही नहीं, कम जॉब देंगे तो वो आएंगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद वेजेस, दो देयर इज एन इक्वल वेज एक्ट, हमारी कंट्री में इक्वल वेज एक्ट है कि सबको जो है इक्वल पे मिलेगा फॉर इक्वल वर्क, विच स्टेट्स दैट वुमेन शुड बी पेड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, राइट। वुमेन आर स्टिल पेड लेस फॉर द सेम वर्क, बट फिर भी
ये एक्ट होने के बाद भी वुमेन्स को कम पे किया जाता है। सेक्स रेशियो, मोस्ट पेरेंट्स प्रेफर बॉय चिल्ड्रेन टू गर्ल चिल्ड्रेन। फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही पता लगा लेते हैं कि भाई लड़का है या लड़की, और लड़की वो लोग चाहते नहीं हैं तो लड़की को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, है ना, अबॉर्ट करा देते हैं। तो उसे बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फेटिसाइड आर कॉमन इन आवर कंट्री। दिस हैज रिजल्टेड इन अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो मतलब कि मेल से फीमेल का कितना जो है डिफरेंस है ना, मतलब कि 890 फीमेल्स और 1000 मेल्स, 1000 मेल्स के लिए 890 फीमेल्स, ये होता है सेक्स रेशियो। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है। तो दो चीजें मैंने आपको बोली है, जब भी आप ये वीडियो देखोगे क्या बताओगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी कौन है, फीमेल, प्लस सेक्स रेशियो क्या है इंडिया का, ये भी आप मुझे करंट का कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो यहां पर सेक्स रेशियो भी जो है एक वुमेन ऑपरेशन है कि भाई वुमेन को जो है क्या कर दिया जाता है, पैदा ही नहीं होने दिया जाता, फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है। फिर सोशल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी इन जनरल एंड अर्बन सेंटर्स इन पर्टिकुलर इज नॉट सेफ फॉर वुमेन, है ना। तो यहां पर जो वुमेन है वो सेफ नहीं है बिकॉज ऑफ द डाउरी हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, है ना। ये रोज की कहानी है ना, ये रोज की कहानी है कि वुमेन्स के साथ जो है डेली जो है डाउरी हरासमेंट होता है। व्हाट इज डाउरी हरासमेंट? डाउरी हरासमेंट का मतलब होता है कि जो भी लड़कियां शादी करके जाती हैं तो बहुत सारे यहाँ पर कल्चर है कि भाई बहुत सारा सामान लेके आएंगी, पैसा लेके आएंगी, जो है दहेज लेकर आएंगी, सोना लेके आएंगी, तो ये सब क्या होता है, डाउरी होता है। और अगर कोई भी लड़की नहीं लेके आती है तो फिर उसको मारा पीटा जाता है, उसके साथ वायलेंस किया जाता है, उसको जो है बहुत ज्यादा ऐसे ही मारा जाता है कि वो जो है मर ही जाए। ठीक है, तो डाउरी हरासमेंट किया जाता है लड़की को भी, उसके पेरेंट्स को भी, प्लस फिजिकल अब्यूज किया जाता है, मारा पीटा जाता है। आपने सुना है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, ठीक है, कि आज भी कहीं जगह पर जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो क्या करती हैं, फीमेल को बाहर जाने से रोकती हैं, घर के काम में ही जो है बिजी रखते हैं और उनके साथ फिजिकल अब्यूज भी होता है, उन्हें मारा पीटा भी जाता है ना। सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना, कि बहुत सारी लड़कियों का जो है रेप हो रहा है, किसी को जो है ईव टीजिंग होती है, लड़कियों से के साथ छेड़छाड़ होती है, तो बहुत सारे लड़कियों के साथ क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है। तो ये सब आप डेली, ये क्या है, सोशल एविल्स है हमारी कंट्री के, है ना, और भी कंट्रीज के क्या है, ये सोशल एविल है कि इस तरीके से वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है ना, उन्हें हरास करके। तो ये सारी चीजें जो है ये वेज हैं कि किस किस तरीके से वुमेन को ऑप्रेस किया गया। क्या क्या है, लिटरेसी रेट, जॉब्स नहीं देते, पढ़ाई नहीं करने देते, कम पैसे देते हैं, पैदा ही नहीं होने देते और हरास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब जो इतनी हमने लड़ाई करी, जो इतना हमने मूवमेंट किया, इतना जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने राइट्स के बारे में बात करी, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करी, वोटिंग राइट्स, बहुत सारे राइट्स के बारे में हमने बात करी, हमारे फ्रीडम को लेके हमने बात करी, तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था उसमें कितना बदलाव आया और क्या था वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो the proportion of women in the parliament or the legislatures has very low. जो वुमेन का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है और लेजिस्लेचर में है वो बहुत ही कम है। आप देखते हो कि जितने भी मेल हैं, जितने भी मेन हैं, जितने भी आप मिनिस्टर्स को देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेल ही मिलते हैं, फीमेल्स बहुत ही कम है ना। The percentage of elected women member in Lok Sabha has never reached even 10% of its strength. पूरी लोकसभा का 10% भी वुमेन नहीं होती है ना, 10% भी वुमेन कैंडिडेट्स नहीं होती है। तो आप सोच लो कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कितना है
है ना, देयर शेयर इन स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%, और स्टेट असेंबलीज में तो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ 5% है, लेस देन 5%, है ना। इंडिया हैज अ बिलो एवरेज देन सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, बट फिर भी हम लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसी कंट्रीज से पीछे हैं इन द वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन्स को हम आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं, और इक्का दुक्का जो है वुमेन्स आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो कुछ इतना 5% और 10% ही जो है पार्लियामेंट तक या असेंबली तक पहुंच पाती हैं। तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा जो है यहाँ पर वुमेन ग्रोथ की जरूरत है, इसीलिए आज भी हमारा कंट्री जो है वो डेवलपिंग स्टेज पे है ना। इंडिया हैज रिजर्व्ड 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो यहाँ पर कुछ चीजें ओवरकम करने के लिए जो लोकल बॉडी हमने बनाया, जो थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी हमने बनाया, उसको हमने क्या किया, वहां पर हमने रिजर्वेशन कर दिया 1/3 रिजर्वेशन कर दिया हमने, किसके लिए, वुमेन्स के लिए इन लोकल बॉडीज, मतलब जो पंचायत होती है वहां पर, और टाउन्स में जो म्युनिसिपैलिटीज होती है वहां पर, ठीक है। मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंट रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो आज जो लोकल बॉडीज है ना, आज जो लोकल बॉडीज हैं वहां पर क्या है, 10 लाख इलेक्टेड वुमेन हैं जो सर्व कर रही हैं कंट्री को, लोकल एरिया को, ठीक है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस आर डिमांडेड एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन लोकसभा। और यहाँ पर जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, जो ये वुमेन मूवमेंट चलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने लोकसभा में भी जो है बिल पास करके रखा हुआ है कि भाई हमें लोकसभा में भी रिजर्वेशन चाहिए, है ना। ये बिल अभी तक पेंडिंग है, हाउसेस से पास नहीं हुआ है, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट मोर देन अ डिकेड, है ना, एक डिकेड से ज्यादा हो गया है, बिल पेंडिंग है कि भाई वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए इन लोकसभा, ठीक है। तो ये हालात हैं। तो वुमेन की ग्रोथ के लिए कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने क्या करी है, आपके लिए लेकर आए हैं। स्कीम्स एंड स्ट्रैटेजीज हैव बीन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। नारी शक्ति के लिए क्या किया गया है, कुछ स्कीम्स और स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं। एक्ट प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, है ना, सती प्रथा का क्या करना है भैया, तिरस्कार करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है, बैन ऑन सती प्रथा, ठीक है। आपको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, कि भाई जो हिंदू विडोज हैं वो फिर से शादी कर सकती है। द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, कि भाई मैरिड वुमेन जो होगी उसकी अपनी प्रॉपर्टी पे भी जो क्या होगा, हक होगा, वो जिसके भी घर जा रही हैं शादी करके उनकी प्रॉपर्टी पे भी उसका हक होगा, ठीक है। द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। राजीव गांधी नेशनल क्रैश स्कीम फॉर वर्किंग वुमेन। नेशनल क्रैश स्कीम क्या है, जहां पर जो भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं, अगर उनके बच्चे होते हैं 6 मंथ से 6 साल के, 6 मंथ से 6 इयर्स के जो बच्चे होते हैं किसी भी वर्किंग वुमेन के, तो सरकार ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू की है कि वो वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को उस जगह पर छोड़ सकती है, क्रैश में छोड़ सकती है। ये क्रैश सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। क्रैश पता है आपको, बच्चों के स्कूल होते हैं जहां पर केयर टेकर्स होती हैं, जो बच्चों का ध्यान रखती हैं, जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनके लिए। तो सरकार ने ये स्कीम चलाई है, राजीव गांधी नेशनल क्रैश स्कीम फॉर वर्किंग वुमेन। बच्चे कितने बड़े होने चाहिए, 6 मंथ से 6 साल के। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, ठीक है, कि वुमेन्स को रोजगार देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ऐसे कुछ प्लान्स बनाए हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है, जो भी जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनकी जो है हॉस्पिटैलिटी में मदद की जाएगी। तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है। किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना जितनी भी लड़कियां हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं उनके लिए है कि वो और ज्यादा हायर स्टडीज करें। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, डाउरी नहीं लेना है, किसी ने भी मांगा तो ये एक्ट लगा देना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005, ठीक है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, मारपीट होती है घर में किसी भी वुमेन के साथ, तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। यहां पर वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005।
याद रखना है। ये जो स्कीम और स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रही हूं ये आप अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है, सारी नहीं बोल रही हूं, इनमें से एक दो याद करनी है बस, कि अगर वुमेन ऑपरेशन को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक आध स्कीम कि भाई क्या हमने वुमेन्स के लिए किया है, तो आप कोई भी एक स्कीम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। द प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ठीक है, जो भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट के दौरान जो भी प्रोसेस होती है, उनको जो भी मेडिकेशन लगता है, वो सारी चीजें जो है वो भी अवेलेबल है वुमेन्स के लिए। प्लस द इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट, है ना, कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेज होना चाहिए, ये भी एक एक्ट है, अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई वुमेन्स की बात, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, हमने सारी चीजें बात कर ली, पेट्रियार्कल सोसाइटी, वुमेन ऑपरेशन, वुमेन मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, क्या क्या तरीके से ऑपरेस किया गया, क्या क्या हमने डेवलप किया वुमेन्स के लिए, वुमेन्स का पॉलिटिकल, है ना, रिप्रेजेंटेशन, ये सब बात कर ली। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जेंडर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं रिलीजन की, है ना, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहां पर आपने पढ़ रखा है पूरा टॉपिक, मैं आपको इसको समराइज कर रही हूं, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है ना, रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो यहां पर आपके गांधी जी जो है वो बिलीव करते थे दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल रिलीजन, है ना। गांधी जी क्या बोलते थे कि जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो आपका हिंदू धर्म हो, आपका इस्लाम धर्म हो, आपका क्रिश्चियनिटी हो, जितने भी धर्म हैं आपके, है ना, सब में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव एथिक्स आपको क्या करने चाहिए, एडॉप्ट करने चाहिए, ठीक है। अगर आप उनको एडॉप्ट करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिक्स में ग्रो कर सकते हो, है ना। पॉलिटिक्स क्या है, आपका जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें आप पॉलिटिक्स कैसे रन करोगे, पीपल से। पीपल क्या है, डाइवर्स है, डिफरेंट रिलीजन के हैं। अब आप डिफरेंट रिलीजन को अगर जानोगे, उनकी अच्छाइयों को क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे, तो वो सब आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो गांधी जी ने बोला कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक ड्रॉन फ्रॉम ऑल रिलीजन, है ना। ह्यूमन राइट्स ग्रुप डिमांडिंग स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो ह्यूमन राइट ग्रुप होते हैं, है ना, ह्यूमन राइट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती हैं, उनके राइट्स के बारे में, जो है जिनको कोई अगर राइट नहीं मिल रहा हो या उनके साथ नाइंसाफी हो रही हो, इनजस्टिस हो रहा हो, तो ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं आपको सपोर्ट करते हैं। तो उनका कहना है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, है ना, जो रिलीजन माइनॉरिटी में है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। एज फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। देखो, हर रिलीजन का फैमिली लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ इज डिफरेंट एंड हिंदू लॉ इज डिफरेंट, ठीक है। ये आगे जाके अगर आप कोई भी आप बड़े हो जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, फैमिली लॉज होते हैं, है ना, हिंदू लॉ अलग होते हैं, मुस्लिम लॉ अलग होते हैं, बट दोनों ही लॉज में कहीं ना कहीं वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। किस बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि मुस्लिम लॉ में जो है, जो आपने अभी देखा था, ट्रिपल तलाक की जो है बात हुई थी, अभी बहुत ज्यादा मुद्दा चला था ट्रिपल तलाक का, है ना, वो वुमेन्स का डिस्क्रिमिनेशन ही था कि भाई जो है बिल्कुल ही बात करके तलाक 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 बोल के बस छोड़ सकते हैं। तो वुमेन के साथ क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन है कि वो अब अकेली हो जाएंगी, वो अब अपना लाइफ कैसे सर्वाइव करेंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉज हैं, है ना, सारे रिलीजन के, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एवरी रिलीजन इक्वलिटी, है ना, हम यहां पर अब क्या बोलेंगे कि जितने भी रिलीजन है सबके साथ इक्वलिटी जैसा बिहेव होना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, हमारी कंट्री में इक्वली सबको ट्रीट करना है, इक्वली ही सबको देखना है, ठीक है। तभी जाके जो है हम एक डाइवर्स कंट्री, जो हमारा क्या है, मोटो है कि भाई हमें अकोमोडेट करना है रिलीजियस डाइवर्सिटी को, तभी हम कर पाएंगे जब हम ये सब चीजें जो है फॉलो करेंगे,
ठीक है। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूं कि नेगेटिव क्या है, तो यहां पर वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट द अनदर रिलीजन। क्या चीजें होती हैं, आप देखते हैं कि कोई भी अगर क्या होता है, एक रिलीजन होता है, ठीक है, एक अगर रिलीजन होता है, उसका बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, उसके सपोर्टर ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे रिलीजन के खिलाफ लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो रिलीजन अच्छा नहीं है, आप तो हमारे रिलीजन में आओ, आप हमारा रिलीजन अडॉप्ट करो, है ना। मैं आपको बता दूं, हम सिविक्स में ही पढ़ते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अगर हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए हो, आप मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए हो, इट डजेंट मैटर, है ना, आपको जो रिलीजन पसंद है आप उस रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, ये आपका संविधान बोलता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना। बट यहाँ पर लोग उसका मिसयूज करते हैं और लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई हमारे रिलीजन में आओ, है ना। तो ये जो होता है ये नेगेटिव रोल हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीसन टर्म्स, ठीक है। रिलीजन को जो है पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और जिसकी वजह से पार्टीसन जैसी जो है कंडीशन आ जाती है। कैसे कि भाई लोग अलग ही होना चाहते हैं, एक ग्रुप ही बन गया है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, गलत हो जाती हैं, है ना। द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर, ठीक है, कि भाई कुछ डिमांड्स होंगी कुछ रिलीजियस ग्रुप की, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है दूसरे रिलीजन पे, है ना। कि कोई एक रिलीजन है, उन्होंने कोई डिमांड करी कि हमें ऐसी चीज चाहिए, पर उस डिमांड से दूसरे रिलीजन को क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है, ठीक है। कि भाई डिमांड कर दी एक रिलीजन ने कि नहीं यहां पर ये चीज तोड़कर ये चीज बना लो, हमारे रिलीजन का चीज बना दो, तो इससे दूसरे जो रिलीजन है उनको हर्ट होगा, उनकी फीलिंग्स को हर्ट होगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये नेगेटिव इंपैक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि एक रिलीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरे रिलीजन को क्या होता है, हर्ट हो सकता है। तो ये क्या है, नेगेटिव रोल है। गवर्नमेंट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर। तो जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट पावर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। आप कहीं बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है कि कोई एक रिलीजन जो है डोमिनेट करता है रिलीजन्स को, दूसरे रिलीजन को। मैंने आपको पावर शेयरिंग में बताया था, जैसे श्रीलंका में मैंने आपको बताया था कि वो लोग बुद्धिज्म को क्या करते थे, बुद्धिज्म मानते थे, तो उन्होंने तमिल्स के जो फीलिंग्स थी, तमिल जिन लोगों को मानते थे उनको दबा दिया, है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारी कंट्रीज में देखते हैं जहां पर रिलीजन को क्या कर दिया जाता है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता है, राइट। पीपल ऑफ वन रिलीजन फील दैट देयर रिलीजन इज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर। और इसी वजह से क्या होता है कि एक रिलीजन के लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, तुम्हारा नहीं है, तो वो डोमिनेट करते हैं, राइट। तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हैं रिलीजन के, है ना। अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है, एक्सट्रीम एंड पार्टीसन अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, है ना। मतलब कि कोई एक रिलीजन है, सपोज कोई एक रिलीजन है और उस रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अपने रिलीजन को मानते हैं। वो इतने ज्यादा अपने रिलीजन को मानते हैं कि वो दूसरे रिलीजन को कुछ समझते ही नहीं है, उनको दूसरे रिलीजन से नफरत होती है, वो सिर्फ अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम होता है, और पार्टीसन अटैचमेंट मतलब कि वो अपने आप को अलग ही समझते हैं, है ना, वो पार्ट समझते हैं कि हम अलग ही पार्ट हैं, हम अलग ही सुपीरियर हैं, हम एकदम एक्सट्रीम हैं, वो होता है कम्युनलिज्म। किसी एक रिलीजन को एक्सट्रीम लेवल पर क्या करना, सपोर्ट करना, फेवर करना, उसको मानना, और दूसरे रिलीजन को क्या करना, डोमिनेट करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना, इसे हम बोलते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है। एक्सट्रीम एंड पार्टीसन अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन
इट्स कॉल्ड कम्युनलिज्म। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन कम्युनलिज्म की। What is communal politics? अभी हमने देखा कम्युनलिज्म क्या होता है, बट कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है। ये जो कम्युनलिज्म है वो पॉलिटिक्स में क्या करता है, तो यहां पर कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग दैट फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। मतलब कि अगर कोई एक रिलीजन के फॉलोअर हैं जो कम्युनिस्ट हैं, वो किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, है ना, किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो सोचते हैं कि बस हम एक कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में कोई आ नहीं सकता, हमारी कम्युनिटी के लोग बाहर नहीं जा सकते, हम बाहर की कम्युनिटी का कुछ खाएंगे नहीं, हमारी कम्युनिटी अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हम लोग कम्युनल हैं। ठीक है, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम। ये जो वन कम्युनिटी बन जाती है जिनका इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, रिलीजन सेम होता है ना, ये सोचते हैं इनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होता है वो सेम ही होता है। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल ऑफ फॉर कम्युनिटी लाइफ, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए जीते हैं, है ना। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी, है ना। और जो लोग क्या सोचते हैं ये लोग कि जितने भी लोग जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को मानते हैं, वो हमारी कम्युनिटी में होने के लायक नहीं है ना, वो हमारी कम्युनिटी में नहीं रह सकते हैं, कैन नॉट बिलोंग टू सेम कम्युनिटी, क्योंकि वो लोग डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कॉमनैलिटीज दीज सुपरफिशियल एंड इमटेरियल, अगर उनका कुछ कॉमन भी थिंकिंग मिल जाती है उस कम्युनिटी के साथ दूसरे रिलीजन की, फिर भी वो उनको नहीं मानते हैं, नहीं पूछते हैं। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, और उनके इंटरेस्ट जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट भी होता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी एक्यूट व्हेन द गवर्नमेंट यूजेस इट्स पावर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ओनली वन रिलीजियस ग्रुप। और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर कोई भी ग्रुप है, कोई भी कम्युनलिज्म जो है वो फॉलो करता है और अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर देती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। किसी भी पॉलिटिकल कंट्री में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी एक रिलीजियस ग्रुप का डिमांड फुलफिल कर देता है, आपको सबको इक्वली देखना है ना। So this kind of using religion is politics is called communal politics। तो अगर गवर्नमेंट जो है कंट्री की वो अगर किसी एक रिलीजियस ग्रुप, किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स, है ना। सो द थ्योरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, थ्योरी क्या कहती है इसकी, द रिलीजन इज द मेन बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या कहता है कि भाई जो रिलीजन है वो एक क्या बनाता है, एक सोसाइटी बनाता है, एक रिलीजन के लोग एक सोसाइटी बनाते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ अ रिलीजन मस्ट फ्रॉम वन कम्युनिटी, और ये सब फॉलोअर्स जो होंगे उस रिलीजन के वो एक कम्युनिटी बनाएंगे, है ना। एंड देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, और उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो सेम होंगे। रिलीजन इज द मेन बेसिस, है ना। एक रिलीजन का होगा तो एक सोसाइटी बनेगी, उस सोसाइटी के, उस रिलीजन के जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो एक कम्युनिटी बनाएंगे और उस कम्युनिटी का क्या होगा, सबका इंटरेस्ट सेम होगा। तो ये क्या होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स के पीछे का आइडिया। ये थ्योरी जो है रॉन्ग क्यों है ना, वाई कम्युनल पॉलिटिक्स इज रॉन्ग। तो यहां पर पीपल ऑफ द सेम रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कंटेक्स्ट। तो यहां पर जो भी लोग सेम रिलीजन के होते हैं बट उनका इंटरेस्ट सेम नहीं होता है ना। कम्युनलिज्म वो फॉलो नहीं करते हैं, नहीं, उनको दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना भी आता है ना। वो नहीं कर सकते कम्युनलिज्म जैसा कि वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं या वो किसी दूसरे धर्म के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खाना नहीं खा रहे हैं। कुछ लोग का इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता है। तो पीपल ऑफ द सेम रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर हर किसी का, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या कहता है कि भाई एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उन फॉलोअर का एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी से बाहर कोई नहीं जाएगा, वो हम एक सोसाइटी फॉर्म कर लेंगे, एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेंगे और सबका इंटरेस्ट सेम होगा। जिसका भी इंटरेस्ट सेम नहीं है वो इस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता, वो उस रिलीजन को भी फॉलो नहीं करता, ऐसा वो लोग मानते हैं। पर
हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता, डिफरेंट काइंड के लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, इसीलिए गलत है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ठीक है, सबकी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, सबका डिफरेंट नेचर होता है, सबका डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो सभी लोग एक जैसा इंटरेस्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, रॉन्ग। तो अब हम ये जो कम्युनलिज्म इंडिया में जो है उसको हम किस तरीके से जो है कॉम्बैट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो यहां पर लॉज शुड बैन पार्टीज यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ऐसे कुछ लॉज बनने चाहिए पॉलिटिक्स में कि भाई पॉलिटिक्स जब भी इलेक्शंस होगा, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा होगा, कुछ भी प्रोपेगेंडा होगा, आप रिलीजन को बीच में नहीं लाओगे, ठीक है। कौन किस रिलीजन का है आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए सिटीजन ऑफ द कंट्री से, ना कि वो किस रिलीजन को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लॉज बनने चाहिए, उन पार्टीज को बैन करना चाहिए जो रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स करती हैं, रिलीजन के बेसिस पे वोटर बैंक बनाती हैं, वोट बैंक बनाती हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री शुड बी रिमूव्ड सो दैट पीपल आर नॉट यूज्ड एज वोट बैंक्स। ये जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मतलब कि जो लोग डेवलप नहीं हैं, जो लोगों में ग्रोथ नहीं है, जो अभी भी बैकवर्ड है, जिन्हें ना पॉलिसीज के बारे में पता है, ना लॉज के बारे में पता है, ना एजुकेशन के बारे में पता है, जो अभी पिछड़े हैं, है ना, सोशली प्लस इकोनॉमिकली, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खुद के घर नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई खुद का जो है लैंड नहीं है कि जिसके ऊपर वो खेती कर सके, है ना, वो कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ये इसकी वजह से भी जो है वोट बैंक जो है खरीदा जाता है ना। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इनका फायदा उठाते हैं, इनको जो है पैसे दिए जाते हैं, है ना, इनको ब्राइब दी जाती है कि भाई लो पैसे लो, हमें वोट दो। तो इस तरीके से जो है वोट बैंक यूज होता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी किया जाता है। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है कंट्री में, इसको कम करो ताकि वोट बैंक खरीदा ना जाए, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज शुड राइज अबव नैरो गेन्स एंड स्टॉप फैनिंग कम्युनल पैशंस, ठीक है। पॉलिटिकल राइज जो है अब उनको जो है क्या करना चाहिए, ब्रॉड सोचना चाहिए। नैरो गेन, छोटे छोटे जो उनके प्रॉफिट है उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि भाई हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि ये हमें वोट करें। तो ऐसे नैरो गेन्स उनको नहीं देखकर ब्रॉड पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये जो कम्युनल पैशंस हैं इसको कम करना चाहिए, है ना। ये जो कम्युनलिज्म फैलता है, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करना, किसी दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करना, ये नहीं करना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड इनकलकेट सेक्युलर वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सेक्युलरिज्म होना चाहिए। सेक्युलरिज्म मतलब कि हर रिलीजन को सम्मान देना, है ना, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, यहीं से बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपको हर धर्म का रिस्पेक्ट करना है, आपको हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना है, राइट। द इलेक्शन कमीशन शुड प्रिपेयर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज सो दैट रिलीजन इज नॉट यूज्ड इन पॉलिटिक्स। और यहाँ पर जो आपका इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांग सकती हैं। तो यहाँ पर एक रूल होना चाहिए, है ना, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंक्लूड नहीं करोगे, आप रिलीजन का यूज नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें बनानी चाहिए। Mass media, TV, radio, NGOs and people themselves should launch an enlightenment movement so that public opinion is created against communal riots। और आज की तारीख में जो मीडिया है ना, जिसको आप सिक्स्थ पिलर बोलते हो, है ना, जो मीडिया है, टीवी, रेडियो, जितने भी NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करें, है ना, वो जो है लोगों के पास जाकर उनसे उनके जो है व्यूज, ओपिनियंस जानकर जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है, कम्युनल रियॉट्स होते हैं, है ना, उनको कम करें, है ना, उन तक बातें पहुंचाए कि हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं,
है ना। हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं, हमें एक साथ रहना है, यूनाइटेड रहना है, रिलीजियस डाइवर्सिटी अकोमोडेट करना है। तो ये मीडिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है काम कर सकता है, ऐसे एनलाइटनमेंट मूवमेंट कर सकता है जिसमें लोग जो हैं जाग जाएं, है ना, उनके ओपिनियन बदले रिलेटेड टू कम्यूनल, है ना, कम्युनलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कम्युनल रियॉर्ड्स के अगेंस्ट में ये लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कम्युनलिज्म हटा सकते हैं इंडिया से। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट वाइज जो है आपको आंसर लिखना है। ओके, सेक्युलर स्टेट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, अ स्टेट दैट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। किसी भी स्टेट में, कंट्री में कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो तो वो होता है सेक्युलर स्टेट एंड इंश्योर्स इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजियस एंड कॉल्ड सेक्युलर स्टेट। सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस देना, सारे रिलीजन्स को इक्वल, है ना, सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस देना, रिस्पेक्ट करना, वो क्या हो जाएगा आपका सेक्युलर स्टेट। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। हमारे यहाँ पर ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाते हैं। तो देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारे यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि भाई हमारे इंडिया में हिंदू धर्म फॉलो होता है, मुस्लिम धर्म फॉलो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि वो खुद को क्या करती हैं, अनाउंस करती हैं कि वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर इस्लाम धर्म चलता है। तो हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन जिस कंट्री का कोई भी नहीं होता है वो सेक्युलर स्टेट होता है ना। जैसे कि इंडिया, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में जैसे बुद्धिज्म था, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म होता है, तो इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है ऑफिशियल, यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको राइट है कि वो प्रोफेस कर सकते हैं, मतलब किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें जो जो भी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, पूजा करना, जो है आपका कुरान पढ़ना, जो भी चीज़ें आप करते हो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस प्रोपगेट मतलब उसको प्रमोट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रमोट मतलब कि भाई आपके घर में जो चीज़ चलती है वो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो फिर उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये आप प्रोपगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यू हैव राइट, एवरी इंडिविजुअल हैज राइट एंड कम्युनिटीज ऑल्सो हैव राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपको बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करते हो। ठीक है, आप जो है मंदिर भी जा सकते हो, आप चर्च भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आपकी मर्जी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कहीं पर भी। ठीक है, आप रेस्टोरेंट जाओ, आप सिनेमा हॉल जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, आपके साथ रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि नहीं आप इस रिलीजन के हो आप अंदर नहीं आ सकते, आप इस रिलीजन के हो आप अंदर नहीं आ सकते, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ऐसा होता है कभी आपके साथ? कभी नहीं, है ना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि आप नहीं कर सकते हो, इट इज एन ऑफेंस, है ना। फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन्स इन ऑर्डर टू एंश्योर क्वालिटी विद रिलीजियस कम्युनिटीज। और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलाउ करता है स्टेट को कि वो इंटरवीन कर सकता है रिलीजन मैटर पे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई इशू होता है रिलीजन को लेकर, तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है कि ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि हमें जो है रिलीजियस कम्युनिटीज को क्या करना है, रिलीजियस डाइवर्सिटी अकोमोडेट करनी है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर कंट्री। मेन फीचर्स ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया, मेन फीचर्स क्या क्या हैं कि भाई कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम कोई भी जो है रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। 3 चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्या, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कास्ट हिरार्की। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या होता है कि पॉपुलेशन को रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट करना, ये क्या हो जाता है अर्बनाइजेशन,
ठीक है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है? शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशंस अदर देन दोज प्रैक्टिस्ड बाय द एंसेस्टर्स। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज किसी के पेरेंट्स जो हैं वो पॉट मेकर्स हैं या जो एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, है ना, बट अगर उनका बेटा जो है, अगर आप उनको पढ़ा रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, पर और वो कोई और करियर परस्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि उसके फादर मदर ने अगर एग्रीकल्चर में किया है तो वो भी एग्रीकल्चर ही करेगा, ठीक है, वो कोई और ऑक्यूपेशन भी कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। जब आप शिफ्ट करते हो वन ऑक्यूपेशन टू अनदर इन द न्यू जनरेशन। व्हाट इज कास्ट हियरार्की? A ladder-like formation in which all the caste groups are placed from the highest to lowest caste। ठीक है, एक लैडर जैसा होता है कि भाई ये कास्ट है, फिर उसके अंदर ये कास्ट है, फिर उसके अंदर ये कास्ट है, फिर उसके अंदर ये कास्ट है, ये सुपीरियर है, ये लो है। तो हाईएस्ट से लोवेस्ट कास्ट की हियरार्की जो होती है उसे हम बोलते हैं कास्ट हियरार्की। जैसे कि आपके वेदों में लिखा था कि भाई ब्राह्मण्स जो है वो सबसे ऊपर हैं, फिर क्षत्रिय है ना, फिर दलित है। तो ये सब ये क्या होता है? कास्ट हियरार्की होता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ठीक है। रीजन बिहाइंड चेंज इन कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया, है ना। हमने ये जो कास्ट सिस्टम था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वेदों में लिखा है कि भाई ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, दलित सबसे नीचे हैं, इस वजह से जो है बहुत पहले जो है डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम कास्ट के बेसिस पर क्या डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या था वो सब चीजें चेंज करने का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम डेवलपिंग कंट्री है, हमें डेवलप करना है, हमें ग्रो करना है। तो अगर हम पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी को पीछे छोड़ देंगे तो हमारी आधी जनता तो कम ही हो गई, है ना। तो आधी जनता को आप ग्रो करके क्या करोगे? ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने ऐसा किया, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन किया, रूरल एरिया से अर्बन कंट्री एरिया में हम लेकर आए ताकि लोग पढ़े, आगे बढ़े, करियर अपॉर्चुनिटीज में ध्यान दे, इकोनॉमिकली ग्रो करें, है ना। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, अर्बनाइजेशन किया तो वहां से आकर हमने एजुकेट किया उनको और लिटरेसी दी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ठीक है, क्या होता है कि भाई जो है जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आईएएस ऑफिसर बनाया, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो गई। इससे हमारे जो इंडिया है वो मॉडर्न हुआ। ठीक है। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज। ठीक है, जो विलेज में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो बहुत ज्यादा क्या करते थे? डोमिनेट करते थे। जो गरीब लोग होते थे उनको, उनसे बहुत ज्यादा जो है पैसा वसूलते थे, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते थे। तो इनकी पोजीशन क्या हो गई? खत्म हो गई लैंडलॉर्ड्स की। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? अर्बनाइजेशन किया। अर्बनाइजेशन से हमने एजुकेशन और लिटरेसी दी, तो लैंडलॉर्ड्स क्या हो गए? वीक हो गए। ठीक है, तो ये समझना है इसको। Reasons which have contributed to changes in caste and caste system in India। ठीक है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा कास्ट और कास्ट सिस्टम को चेंज करने का, है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, है ना। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे कि गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, हु एडवोकेटेड एंड वर्कड टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। ठीक है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो गांधी जी थे, है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा सोशल रिफॉर्म किए, वुमेन्स को आगे बढ़ाया, बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीजें करी। अम्बेडकर जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां पर जो है दलित लोगों को उन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाया, इनइक्वालिटीज की बात करी और उनके लिए इक्वालिटी ले गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा एफर्ट थे पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स के। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस थे जैसे कि अर्बनाइजेशन किया, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी किया, एजुकेशन किया, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड पोजीशन इन द विलेज, ये सारी चीजें की कि कास्ट हियरार्की को ब्रेक करना है हमें। कोई सुपीरियर कास्ट नहीं है, कोई लोएस्ट कास्ट नहीं है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दैट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू एंड इनजस्टिसेस टू द कास्ट सिस्टम, है ना। कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारी चीजें करी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कास्टिज्म विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, कि कास्टिज्म का जो पॉजिटिव इंपैक्ट था विद रिगार्ड टू पॉलिटिक्स कैसा था? विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट
अर्बनाइजेशन, आपका जो वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये सब चीजें जो थी ये पुराने तरीके थे, है ना। द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की, ये जो कास्ट हायरार्की पहले चलता था वो सब क्या हो गए, खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड कास्ट का क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट बेसिस पे, है ना। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट रहा कास्टिज्म का। नेगेटिव क्या रहा कि भले ही हमने ये सब चीजें की, कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें हम लेकर आए, फिर भी कास्ट इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं होती हैं। पार्टीज जो है वो अपने कैंडिडेट को ऐसे चूज करती हैं इलेक्शन में, दे कीप इन माइंड दैट कास्ट इम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट टू गेट द नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, फायदा उठाती है कि भाई किसी पर्टिकुलर कास्ट के आदमी को जो है कैंडिडेट बनाती है और वो पर्टिकुलर कास्ट के फिर क्या हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है वोटर्स का और वो जीत जाता है। तो इस तरीके से नेगेटिव भी ये सब चीजें हो रही है ना। Political parties and candidates in elections make appeal to caste sentiments to muster support. Political parties जो candidates होते हैं वो caste sentiments का फायदा उठाते हैं to gain the vote bank, ठीक है, कि हम आपकी कास्ट को अपलिफ्ट करेंगे, आपको एजुकेशन देंगे, आपको जॉब देंगे, है ना, ये सब चीजें होती हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स, as in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community, है ना। जो सोशल कम्युनिटी बनती है, पहले हमने देखा कि रिलीजन बेसिस पे भी बनती है, प्लस सोशल कम्युनिटी जो है कास्ट बेसिस पे भी बनती है, ठीक है। कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट द ओनली रिलेवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कास्ट रिलेवेंट तो है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक एस्पेक्ट है ना, बट रिलेवेंट नहीं है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट की वजह से जो है पॉलिटिक्स में बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं आर चूजन ऑन द बेसिस ऑन देयर कास्ट। कुछ कैंडिडेट्स को जो है कास्ट के बेसिस पे चुन लिया जाता है ताकि जो उस कास्ट के लोग हैं वो उनको जो है वोट करें। इन मेनी प्लेसेस वोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट फेल टू चूज सुटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है। कहीं कहीं पर जो वोटर्स होते हैं कास्ट की वजह से जो है क्या करते हैं, अपना सूटेबल कैंडिडेट को चूज नहीं कर पाते। वोटर सोचते हैं कि नहीं ये हमारी कास्ट का नहीं है, ये हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ये हमें डोमिनेट करेगा, तो इस तरीके से भी वो अपने लिए सही कैंडिडेट चूज नहीं कर पाते हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर दैट डिफरेंट कास्ट आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। यहां पर जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो ध्यान रखती है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं डिफरेंट कास्ट की गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करें, ताकि हम डिफरेंट कास्ट को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, उनकी प्रॉब्लम इश्यूज को समझ सके। पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू कास्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, कास्ट सेंटिमेंट अपील करती है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। टू गेन सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज रेज कास्ट बेस्ड इश्यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस। कास्ट बेस्ड जो इश्यूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज उनका इशू बनाती है, उनको रेज करती है कि भाई हम इस चीज को जो है रिजॉल्व करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। कास्ट के जो इश्यूज होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, है ना, कि हम आपके लिए करेंगे ताकि उनको सपोर्ट मिले। द कास्ट कंसिडर्ड इंफीरियर और लो अंटिल नाउ हैव बीन मेड कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। जो कास्ट इंफीरियर फील करती है, लो फील करती है, उनके लिए क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लीडर होते हैं, उनके लिए कॉन्शियस हो जाते हैं उनके राइट्स के लिए कि हम आपको राइट्स देंगे, है ना। तो इस चीज की वजह से जो है पॉलिटिक्स जो है फॉर्म लेती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अदर फैक्टर्स देन द कास्ट विच प्ले अ डिसिसिव रोल एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और क्या क्या चीजें होती हैं कास्ट के अलावा? मनी, पैसों से खरीदा जाता है, पावर, प्रेस्टीज, रिलीजन, पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। इलेक्शन में क्या क्या चीजें यूज होती है? मनी यूज होता है, बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं तो उसमें मनी खर्चा होता है। पावर होती है, किसी के पास वो ऑलरेडी पावर में है तो प्रेस्टीज, है ना, प्रेस्टीज मिलती है उन्हें। रिलीजन भी एक बहुत बड़ा जो है हाथ होता है, मैंने आपको बताया रिलीजन बेसिस। पॉलिसीज कुछ देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि हम ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो ये भी अदर फैक्टर्स होते हैं बिसाइड्स कास्ट। पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज।
पॉलिटिक्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है? सो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। क्या करता है? जो हर एक कास्ट ग्रुप जो होता है वो बड़ा बनना चाहता है, जो उसके सब कास्ट है या उसकी जो नेबरिंग कास्ट है कि उनको भी मिला लो। एक कास्ट है, उसकी कुछ नेबरिंग कास्ट है, तो वो बोलता है कि हम सबसे मिलके एक बड़ा कास्ट ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। वेरियस कास्ट ग्रुप आर फॉर्म्ड विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड देन दे एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। फिर जब वो ऐसा बड़ा कास्ट ग्रुप बन जाता है, फिर वो पॉलिटिकल लीडर से क्या करते हैं? बात करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स जो है बड़े बड़े क्रिएट हुए हैं, और वो जो है फिर पॉलिटिकल लीडर से बात करते हैं कि भाई आप हमारे लिए ये करो तभी हम आपको वोट देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम। How exclusive attention to caste can produce negative results in politics? अगर हमने कास्ट को बहुत ज्यादा ही अटेंशन दे दिया तो किस तरीके से नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं पॉलिटिक्स में? सो पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी, है ना। पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है। सिर्फ कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स करना इज नॉट हेल्दी। यहाँ पर डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। दूसरे भी इश्यूज हैं, करप्शन है, डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, और भी बड़े बड़े इश्यूज हैं कास्ट के अलावा। कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। अगर हम कास्ट को ही क्या करेंगे, अटेंशन देंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा कास्ट टेंशन क्रिएट होगा, है ना, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वायलेंस हो सकता है कास्ट के बीच में, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर, है ना। यहां तक हमने पूरा जो है समरी इसका कर लिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको 1 मार्क भी कौन कौन से हो सकते हैं, सारी डेफिनेशन, एक एक चीज, एक एक वर्ड आपको समझाया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है 1 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर करेंगे, है ना। तो आप जो है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि हम लाइव सेशन में और ज्यादा इंटरैक्टिव होंगे, है ना। मैंने आपको बता दिया है हम क्या क्या करने वाले हैं लाइव सेशन में, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। अगर आप प्राडिस एजुकेशन को फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बने रहिएगा साथ में, है ना। साथ में हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।